आज हम कक्षा के नागरिक शास्त्र विषय के समकालीन विश्व राजनीति खंड से चैप्टर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा अर्थात सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर में एक नाम आया है सुरक्षा, तो आइए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये सुरक्षा क्या है। तो दरअसल सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। असल में मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन विभिन्न प्रकार के खतरों से भरा होता है। खतरा घर के भीतर भी होता है, खतरा घर के बाहर भी होता है। जैसे किसी देश पर युद्ध या शत्रु सेना के आक्रमण का खतरा, इसी प्रकार हिंसा का खतरा, सड़क पर चलते हुए दुर्घटना का खतरा, आतंकवाद का खतरा, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि का खतरा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर जगह खतरा ही खतरा है। अतः सुरक्षा के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सुरक्षा का मतलब है किसी देश तथा मानव जीवन पर आने वाले खतरों से उसकी रक्षा। अब अगर सुरक्षा की धारणा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दो प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सुरक्षा की परंपरागत धारणा या पारंपरिक धारणा। नंबर 2, सुरक्षा की गैर परंपरागत धारणा या अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की परंपरागत धारणा के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सैनिक उपायों के माध्यम से राष्ट्र की सुरक्षा पर बल दिया गया है। दरअसल सुरक्षा की परंपरागत धारणा किसी राष्ट्र की सीमाओं व उसकी संप्रभुता के संरक्षण से संबंध रखती है। संप्रभुता व राष्ट्रीय क्षेत्र की सुरक्षा को प्रमुख खतरा सैनिक आक्रमण अथवा युद्ध से होता है। अतः सुरक्षा की परंपरागत धारणा में संप्रभुता की रक्षा के लिए सैनिक क्षमता अर्जित करना अत्यंत आवश्यक होता है। परंपरागत सुरक्षा भी पुनः दो प्रकार की होती है। नंबर 1, बाहरी सुरक्षा और नंबर 2, आंतरिक सुरक्षा। किसी बाहरी देश अर्थात शत्रु सेना द्वारा किए जाने वाले सैनिक आक्रमण अर्थात युद्ध से देश की सीमाओं तथा मानव जीवन की रक्षा को बाहरी सुरक्षा कहा जाता है। इसी प्रकार किसी देश के भीतर होने वाली हिंसा, खून खराबे तथा अलगाववादी आंदोलनों से रक्षा को ही आंतरिक सुरक्षा कहा जाता है। अब सुरक्षा के परंपरागत तरीके या उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। नंबर 1, शक्ति संतुलन। दूसरा है सामूहिक सुरक्षा। तीसरा, सैनिक गठबंधन। चौथा, शस्त्र नियंत्रण तथा निशस्त्रीकरण। अब शक्ति संतुलन अर्थात बैलेंस ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो शक्ति संतुलन व्यवस्था इस धारणा पर आधारित है कि यदि प्रमुख शक्तियों के मध्य शक्ति का संतुलन इस प्रकार से है कि कोई भी राष्ट्र अकेले सैनिक विजय के लिए आश्वस्त न हो तो वे शक्तियां युद्ध से बचने का प्रयास करेंगी तथा सुरक्षा को खतरा उत्पन्न नहीं होगा। जैसे शीत युद्ध काल में अर्थात 1945 से 1991 के बीच विश्व की दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के पास परमाणु हथियारों की इतनी बड़ी संख्या थी कि यदि वह विरोधी के विरुद्ध आक्रमण करता है तो जवाबी आक्रमण में स्वयं उसका विनाश भी सुनिश्चित है। अतः परमाणु युग में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण करने से बचती रहीं तथा उनके बीच युद्ध नहीं हुआ। इस प्रकार की स्थिति को ही शक्ति संतुलन कहा जाता है। अब दूसरे उपाय सामूहिक सुरक्षा अर्थात कलेक्टिव सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सामूहिक सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि यदि किसी देश द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध आक्रमण किया जाता है तो सुरक्षा परिषद द्वारा विश्व समुदाय की ओर से आक्रमणकारी देश के विरुद्ध सामूहिक सैनिक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के तीसरे उपाय सैनिक गठबंधन अर्थात मिलिट्री अलायंसेस की अगर हम बात करें तो परंपरागत धारणा के अंतर्गत कुछ देश आपस में मिलकर सैनिक गठबंधनों का निर्माण करते हैं तथा अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। जैसे अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने 1949 में नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन अथवा नाटो नामक सैन्य संगठन की स्थापना की थी।
इसके जवाब में सोवियत संघ ने साम्यवादी देशों को मिलाकर पूर्वी यूरोप में 1955 में वार्सा संधि संगठन की स्थापना की थी। इसी तरह अमेरिका की पहल पर मध्य एशिया में सेंट्रल संधि संगठन अर्थात सेंटो तथा दक्षिण पूर्व एशिया में सीटो नामक संधि संगठन की स्थापना की गई थी। सुरक्षा के चौथे उपाय शस्त्र नियंत्रण तथा निशस्त्रीकरण अर्थात आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट की अगर हम बात करें तो दरअसल में निशस्त्रीकरण का तात्पर्य है कि विनाशकारी हथियारों को समाप्त कर दिया जाए। इसी से मिलता जुलता एक अन्य शब्द शस्त्र नियंत्रण अर्थात आर्म कंट्रोल है, जिसका तात्पर्य शस्त्रों को समाप्त करने की बजाय भविष्य में शस्त्रों की बढ़ोतरी पर रोक लगाना है। जैसे 1972 में BWC बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन अर्थात जैविक हथियार संधि के जरिए जैविक हथियारों पर रोक लगा दी गई। इसी प्रकार 1992 में CWC अर्थात केमिकल वेपन कन्वेंशन अर्थात रासायनिक हथियार संधि के जरिए रासायनिक हथियारों पर पाबंदी लगा दी गई। इसी प्रकार परमाणु अप्रसार संधि 1968 वर्तमान में परमाणु हथियारों व तकनीक के प्रसार को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संधि है। यह संधि 1970 में अस्तित्व में आई। वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, इजराइल तथा उत्तरी कोरिया को छोड़कर अन्य सभी 189 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने इस संधि पर इस आधार पर हस्ताक्षर नहीं किए कि यह संधि भेदभावकारी है, क्योंकि यह परमाणु शक्ति संपन्न 5 राष्ट्रों को परमाणु शस्त्रों के विकास की खुली छूट देती है, जबकि गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों द्वारा ऐसे हथियार व तकनीकी अर्जित करने पर रोक लगाती है। इसी प्रकार सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि अर्थात ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 अर्थात स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी अर्थात SALT 2 और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि अर्थात स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी अर्थात START शामिल है। अब आइए सुरक्षा की गैर परंपरागत धारणा या सुरक्षा की आधुनिक धारणा अर्थात मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सुरक्षा की गैर परंपरागत धारणा या सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को सुरक्षा की आधुनिक धारणा या मानवीय सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव जीवन पर आने वाले सभी प्रकार के खतरों से रक्षा से संबंधित है। मानव जीवन के लिए युद्ध और हिंसा से रक्षा ही काफी नहीं है, बल्कि इसके अलावा कई अन्य प्रकार के खतरे हैं जिनसे सुरक्षा भी जरूरी है, जैसे मानवाधिकारों के उल्लंघन से रक्षा, आतंकवाद से रक्षा, निर्धनता, कुपोषण तथा भूखमरी से रक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा आदि। अब आइए खतरे के इन नए स्रोतों के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन की अगर हम बात करें तो समकालीन विश्व में मानवाधिकारों का उल्लंघन सुरक्षा की एक प्रमुख चुनौती है। मानव गरिमा तथा अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया है। इसीलिए विश्व में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश भारत में भी 1993 में संसद द्वारा कानून बनाकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। इसी प्रकार खतरे के एक और नए स्रोत आतंकवाद की अगर हम बात करें तो वर्तमान में विश्व समुदाय ने आतंकवाद को सुरक्षा की प्रमुख चुनौती माना है। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य जनता में भय व आतंक उत्पन्न करके अपने उद्देश्यों की
पूर्ति करना होता है। जैसे 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा संगठन के आतंकवादियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर स्थित विश्व व्यापार केंद्र की इमारत को एक अपहरण किए हुए विमान से टकराकर ध्वस्त कर दिया था। इस घटना से व्यापक जनधन की हानि हुई, साथ ही विश्व समुदाय की चिंता भी काफी बढ़ गई। अल-कायदा के आतंकवादियों का गढ़ अफगानिस्तान था तथा उन्हें वहां तालिबान सरकार का समर्थन प्राप्त था। अतः अमेरिका तथा नाटो की सेनाएं दिसंबर 2001 में अफगानिस्तान भेजी गईं तथा वहां अल-कायदा के आतंकवादी नेटवर्क का सफाया कर दिया गया और बाद में अल-कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को 2011 में पाकिस्तान में अमेरिकी सेनाओं द्वारा मार दिया गया। अब खतरे के नए स्रोत के रूप में निर्धनता, कुपोषण तथा भूखमरी की अगर हम बात करें तो विश्व में व्याप्त निर्धनता व भूखमरी मानव सुरक्षा के लिए आज एक बड़ी चुनौती है। प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाते हैं। हमारे देश भारत में 1970 के दशक से ही गरीबी निवारण को पंचवर्षीय योजनाओं में स्थान दिया गया है। 2013 में भारत ने गरीब जनता को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी पारित किया है। अब खतरे के अगले नए स्रोत प्राकृतिक आपदा की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि भी बड़े स्तर पर जन समुदाय को प्रभावित करती हैं तथा शांति व सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं को सुरक्षा की आधुनिक चुनौतियों में शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का चक्र असंतुलित हो गया है तथा विश्व के तमाम देशों में सूखा व अतिवृष्टि की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। मानसून पर आधारित कृषि के लिए यह एक गंभीर संकेत है। जलवायु परिवर्तन का कारण असल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विश्व के तापमान में आई वृद्धि है। इससे ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है तथा समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका उत्पन्न हो गई है। इससे समुद्र के तटीय क्षेत्रों में निवास कर रही जनता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। प्राकृतिक आपदाओं की उक्त समस्या मानव सुरक्षा के लिए घातक है। अब खतरे के एक नए स्रोत शरणार्थियों की समस्या की अगर हम बात करें तो शरणार्थी समस्या भी विश्व समुदाय के लिए आज एक प्रमुख खतरा है। शरणार्थी का तात्पर्य वास्तव में है एक देश के नागरिकों द्वारा विभिन्न कारणों से बाध्य होकर दूसरे देश में निवास करने के लिए चले जाना। शरणार्थी दरअसल में दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी जो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी का जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि दूसरा आंतरिक विस्थापित शरणार्थी जो देश के एक हिस्से को छोड़कर उसी देश के दूसरे क्षेत्रों में विस्थापित नागरिक का जीवन व्यतीत करते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से देश के दूसरे हिस्सों में हिंदुओं अर्थात कश्मीरी पंडितों का पलायन आंतरिक विस्थापित शरणार्थी की श्रेणी में आता है। अब आइए परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा के बीच हम थोड़ा अंतर की बात कर लेते हैं। परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा में बहुत अधिक अंतर है। जैसे नंबर 1 परंपरागत सुरक्षा केवल युद्ध और हिंसा पर बल देती है, जबकि अपरंपरागत सुरक्षा मानव जीवन पर आने वाले सभी खतरों से रक्षा पर बल देती है। परंपरागत सुरक्षा पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, जबकि अपरंपरागत सुरक्षा पूरी सुरक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार तीसरे अंतर की अगर हम बात करें तो परंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत शक्ति संतुलन या सैनिक गठबंधन पर जोर दिया जाता है, जबकि अपरंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी आदि समस्याओं को दूर करने पर जोर दिया जाता है तथा इसके लिए सहयोगमूलक सुरक्षा अपनाने पर बल दिया जाता है। अब आइए सहयोगमूलक सुरक्षा के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो दरअसल जिन खतरों का सामना करने के लिए
दुनिया के सभी देशों का सहयोग आवश्यक होता है, उसे ही सहयोग मूलक सुरक्षा कहा जाता है। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि तथा स्वयंसेवी संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल या रेड क्रॉस आदि शामिल हो सकते हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है, किंतु बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से होना चाहिए। अब आइए भारत की सुरक्षा रणनीतियों की हम बात कर लेते हैं। भारत को पारंपरिक यानी सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे हैं और बाहर से भी। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं। नंबर 1, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। नंबर 3, आंतरिक सुरक्षा का विकास करना। नंबर 4 है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सुरक्षा नीति का पहला घटक है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान ने 1947-48 तथा 1965, उसके बाद 1971 और अंत में 1999 में, और चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला किया। इस वजह से हमें अपने आप को सैनिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। इसी वजह से भारत ने परमाणु परीक्षण किया ताकि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। हमारा देश भारत एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों का हिमायती रहा है। हमारे देश ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया है। भारत ने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा की पहल कदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भेजी है। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी समस्याओं से निपटने की तैयारी, अर्थात आंतरिक सुरक्षा का विकास करना। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। और आखिर में एक बात यह कि भारत में सुरक्षा रणनीति सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी ध्यान देती है। भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा न हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि केवल हथियारों के दम पर ही विभिन्न प्रकार के खतरों से सुरक्षा नहीं हो सकती है, बल्कि इसके लिए हमें अपनी सोच, अपने नजरिए तथा अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। तभी हम अपने साथ साथ इस पूरी दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।